तभी से पेड़ बांधने के बावजूद न जाने कैसे चकिया की डायन बरगद के पेड़ से आजाद हो गई। उसने नारायण शुक्ल को अपना शिकार बनाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दूर झाड़ियों में छिपा एक पंडित सब कुछ देख रहा था और मौका पाके वहां से जैसे ही निकलने लगा, डायन उसके सामने खड़ी हो गई। डायन ने उस पर झपट्टा मारा और पंडित बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। उसी रात बलिया के सरकारी अस्पताल में जब लाल सिंह अपने बिस्तर पर सो रहा था कि अचानक से उसकी आंखें खुल गई और वो डर के मारे उठकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से गीला हो गया था और उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उसने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली तो रात के 3 बज रहे थे। लाल सिंह को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। एकदम से आए एक तेज हवा के झोंके ने सब कुछ हिला कर रख दिया। लाल सिंह का अंदाजा अब यकीन में बदल रहा था। अपशगुन का संकेत उन हवाओं में घूम रहा था। लाल सिंह खौफ से दहल उठा था। तेज तूफान के बीच पायल की आती छन छन की आवाज सुन लाल सिंह कांपने लगा। वो आवाज उसके दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। लाल सिंह ने कांपते हुए कहा, वो आ गई मुझे मारने, वो आ गई, बचा लो, मुझे मार देगी वो, बचा लो। हवा के जोर ने दरवाजे को खड़खड़ाना शुरू कर दिया। लाल सिंह जल्दी से बिस्तर से कूद कमरे के एक कोने में दुबक गया। दरवाजे से आता शोर लाल सिंह की धड़कनें थमने नहीं दे रहा था। लाल सिंह फौरन उठा और खिड़की पर लगी लोहे की सलाखों को उखाड़ने की कोशिश करने लगा, पर उस कमरे से निकल पाना नामुमकिन था। तभी अचानक दरवाजे का शोर बंद हुआ और एक अजीब सन्नाटा छा गया। लाल सिंह ने खुद को संभाला और किसी पुतले की तरह चुपचाप खड़ा हो गया। उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। वो किसी लड़की की गुनगुनाहट थी। लाल सिंह के पैरों से जैसे जान निकल गई हो और वो कांपते हुए जमीन पे गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने एक साया खिड़की के पास से गुजरते देखा। अब लाल सिंह बुरी तरह चीखने लगा और जमीन पे ही घिसते हुए खिड़की से दूर हो गया। डर के मारे लाल सिंह लौटता हुआ अपने अस्पताल बेड के नीचे छिप गया, पर उसे क्या पता था उसी बिस्तर पे कोई बैठा उसका इंतजार कर रहा था। लाल सिंह ने बेड का पाया पकड़ा, अपनी आंखें बंद कर ली थी। अचानक बेड की चरचराहट से उसे एहसास हुआ कोई उसके बिस्तर पे है। डर ने उसे पहले ही अधमरा कर दिया था। उसने धीरे धीरे अपना सिर बाहर निकाला और जैसे ही उसकी नजर बेड पर पड़ी, उसे तो जैसे सांप सूंघ गया हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, उसके हलक में जैसे सांस अटक गई। बिस्तर पर एक औरत दुल्हन की तरह बैठी थी। लाल साड़ी के घूंघट से ढका चेहरा और हाथों में लाल चूड़ियां। उसने मुस्कुराते हुए नजाकत के साथ कहा, बहुत इंतजार कर लिया, अब और नहीं, मेरे पास आइए। ये पहली बार नहीं था जब लाल सिंह को मौत के खौफ ने झकझोरा ना हो। वो डर के मारे जोर जोर से रोने लगा और वहीं जमीन पर सीधा पसर कर अपने जान की भीख मांगने लगा। माफ कर दो मुझे, जो उस रात हुआ गलत हुआ। मुझे पता है तुम कौन हो। माफ कर दो, माफ कर दो। डायन की सुरीली आवाज गुस्से से खौफनाक हो गई थी। वो गुर्राते हुए बोली,
तेरी माफी का एक ही रास्ता है और वो तुझे पता है। इस बात ने लाल सिंह को सन्न कर दिया। उसने डायन की तरफ देखा। बिखरे बालों के बीच जला हुआ चेहरा, बिस्तर पे बैठी डायन न जाने कब लाल सिंह के एकदम करीब खड़ी हो गई और नुकीले नाखून वाले हाथ के पंजे में लाल सिंह की गर्दन जकड़ते हुए बोली, तेरी मौत का रास्ता। डायन ने लाल सिंह को गर्दन से पकड़ हवा में उठा लिया और एक झटके के साथ उसे जमीन में पटक दिया। तभी हॉस्पिटल की लाइट चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अगली सुबह हॉस्पिटल के गलियारे शोर शराबे से भर गए। लाल सिंह की लाश खून से सनी हुई उसके कमरे में मिली। कमरे का मंजर देख सबकी रूह कांप उठी। दीवारों में खून के छींटे और लाल सिंह के दोनों हाथों में उसकी नोची गई आंखें रखी थी। ठीक उसी समय चकिया के गांव में उस मनहूस बरगद के पेड़ के पास गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। अभिमन्यु और टीआई दशरथ भी वहां मौजूद थे। सबके सहमे हुए चेहरे पेड़ में लटकते किसी इंसान के शरीर से कटे हुए अंग देख रहे थे। सारे मंत्र जाप के बंधे हुए लाल धागे जमीन पर गिरे हुए थे, जैसे उन्हें किसी ने काटा हो। लाल कपड़े में बंधे वो 3 नारियल भी टूटे पड़े थे और खून से लथपथ नारायण शुक्ल की लाश भी बड़े अजीब ढंग से पेड़ के पास पड़ी थी। उसकी गर्दन पूरी घुमाई हुई थी, जिसके ठीक बगल में एक पंडित का कटा हुआ सर रखा था। गांव वाले किसी लाश की तरह वहां खड़े थे। एक आदमी टूटती हुई आवाज में बोला, अब हमारा बचना मुश्किल है। डायन आजाद है। दूसरे गांव वाले ने कहा, हाँ, हम सब ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। तभी एक और आदमी कांपते हुए बोला, कोई फायदा नहीं, देखो पेड़ पर क्या लिखा है। सबने वहीं देखा जहां उसने इशारा किया। अभिमन्यु ने भी गौर किया। बरगद के पेड़ पर खून से एक चेतावनी लिखी थी, गांव छोड़कर गए तो अंजाम यही होगा। गांव वालों की चिंता कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्होंने फौरन सरपंच के घर जाने का सोचा। सब वहां से जा ही रहे थे कि ये गाड़ी आकर रुकी। सरपंच, कुलदीप, बलराम और पंचायत के बाकी लोग गाड़ी से उतरे। सरपंच ने जब पेड़ पर लटकते शरीर के टुकड़े और जमीन पे पड़ी नारायण शुक्ल की लाश देखी तो डर के मारे उन्होंने अपनी नजरें घुमा ली। उनके पसीने छूट गए और हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। सरपंच ने कांपते हाथों से फौरन श्री आनंद जी ठाकुर को फोन किया, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा था। फिर एक गांव वाला बोला, सरपंच जी, फोन करने से कुछ नहीं होने वाला, अब उमा देवी ही कुछ कर सकती है। सरपंच ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, जब श्री आनंद जी ठाकुर का टोटका काम नहीं किया तो उमा देवी क्या कर लेगी। गांव वाले घबरा गए और परेशान हो गए। सब एक साथ कहने लगे, फिर कौन बचाएगा? हम सब मर जाएंगे। आपने कहा था कि पुलिस हमारी रक्षा करेगी, क्या हुआ? नारायण जी और वो पंडित सब मारे गए। कुछ गांव वाले अभिमन्यु पर भड़क गए और कहने लगे कि उनके रहते गांव में मौत कैसे हो गई। अब एक एक कर सभी चीखने पुकारने लगे। अभिमन्यु कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। सरपंच ने सारे गांव वालों को शांत किया और कहा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए,
मैं कुछ करता हूँ। सरपंच ने लोगों को थोड़ी तसल्ली दी और घर भेज दिया। जब सारे गांव वाले चले गए तब सिर्फ अभिमन्यु, टीआई दशरथ, दीनदयाल और कुछ पंचायत के लोग बचे थे। दशरथ जी ने अभिमन्यु को फॉरेंसिक टीम बुलाने के लिए कहा। सरपंच गुस्से में भड़क कर बोला, बस, अब बस, बहुत पुलिस खेल लिया तुम सबने, अब और नहीं। अभिमन्यु ये सुनकर दंग रह गया और सख्त अंदाज में बोला, सरपंच जी, आप हमारे काम में टांग मत अड़ाइए, हमें जो करना है करने दीजिए। सरपंच अभिमन्यु के पास आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, दम है तो रोक लेना। सरपंच सीधे तौर पे धमकी दे रहा था और बाकी पंचायत के लोग भी उसके साथ खड़े थे। इससे पहले अभिमन्यु कुछ बोलता, टीआई दशरथ ने उसे इशारा करके रोक दिया। सरपंच ने कहा, अब जो करना है मैं करूंगा और कोई मुझे रोक कर दिखाए। सरपंच और सारे पंचायत के लोग वहां से निकल गए। अभिमन्यु ने टीआई दशरथ से कहा, सर, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? हम सबको धमकी देकर चला गया वो सरपंच। टीआई दशरथ बुरी तरह घबराए हुए थे। उनके हाव भाव को देख अभिमन्यु समझ गया कि उन्हें पता था कि सरपंच क्या करने वाला है। ऐसा क्या करने वाला था सरपंच? किसको बनाएगी डायन अपना अगला शिकार? कौन निकालेगा चकिया गांव को इस भीषण मुसीबत से? जानेंगे कहानी चकिया की डायन के।